आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 25 मई को यौम शोहदा के दिन किस तरह का बड़ा ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन का क़याम और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को लगाम डालने के लिए काजी फाइज ईसा ने सारा बंदोबस्त कर दिया। इमरान खान ने अपने कारकुनों को गिरफ्तारी से बचने के लिए किस नौयत की हिदायत की है। कश्मीर में बिलावल भुट्टो का लेक्चर, जबकि सिंध में करप्शन। फिर देखिए कि शहबाज शरीफ साहब को आसिम मुनीर ने क्या बताया और आर्मी चीफ की तरफ से वजाहत क्यों देना पड़ी। आखिर वो इमरान खान का कौन सा बयान था जो आसिम मुनीर साहब ने शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए आज पार्लियामेंट में दिलवाया। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लगाम डालने के लिए, कमज़ोर करने के लिए और उनको रोकने और टोकने के लिए जो कमीशन बनाया गया था ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर, उसकी हदूद और क़यूद मज़ीद बढ़ गई हैं। एक लंबे अरसे के बाद काजी फाइज ईसा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में वापस आए। उन्होंने वकला से भी लॉबिंग की, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे बाकी उनको भी साथ में मिलाया। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और जस्टिस थे उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई और इन्होंने पूरी एक तरह से अलग लॉबी बना ली है। और आने वाले दिनों में जितने भी ऑडियो लीक्स को लेके या बाकी मामलात जो होंगे उसमें वाज़ह तौर पे एक फ़र्क नज़र आएगा। और उसमें एक फ़र्क तो ये होगा कि उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है कि हम ओपन हियरिंग करेंगे, उसमें मीडिया भी होगा, सबके सामने चीज़ें होंगी, एक एक सबूत सामने लाया जाएगा, किसके साथ क्या खिलवाड़ हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माजी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर की वजह से जजेस जो थे वो गलत फैसले करते रहे, बेशुमार लोगों को गलत सजाएँ सुनाई गई। बेशतर 100 में से 90 सियासतदानों के ऊपर जो थे वो गलत केस बनाए गए। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उसमें लगता ये है कि वो हुकूमत की टीम का हिस्सा हैं, और जबकि वो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनका झुकाव लगता है कि वो इमरान खान पीटीआई की जानिब है। जबकि हो सकता है कि दोनों आइन के ऊपर, कानून के ऊपर अपने अपने तौर पे काम कर रहे हों, लेकिन एक ही आइन है मुल्क का, एक ही मुल्क है, एक ही अदालत है, एक ही लॉ है और हर बंदे की सोच, समझ और दिलचस्पी जो है वो अलग हो सकती है। बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो किस नौयत की बातें कर पाएंगे। जो ये कमीशन उन्होंने बनाया था ऑडियो के हवाले से, जिसमें लोगों को तलब किया जाएगा, जिसमें साकिब निसार, जिसमें इमरान खान को भी बुलाया जा सकता है। ताहम बाबर एवान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने इस कमीशन को जो है वो चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ जस्टिस साहब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनके कमीशन को फारग कर देते हैं या नहीं करते, उसकी कानूनी और आइनी हैसियत क्या होगी, ये चीज़ें देखने वाली होंगी। ताहम काजी फाइज ईसा की धड़ाधड़ मीटिंग्स चल रही हैं, लॉबिंग बन रही है और वाज़ह तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर दरार पैदा हो चुकी है और दो ग्रुप बन चुके हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात है या इख्तियारात की जंग है या क्या मसला है। ताहम ये वाज़ह बात है कि उनके दरमियान दूरियां हैं और इससे पहले तल्ख कलामी भी हो चुकी है और दो ग्रुप बन चुके हैं। और इस सिलसिले में कहा जाए तो हुकूमत एक तरह से कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। आर्मी चीफ का एक बड़ा ऐलान और 25 मई को क्या होने जा रहा है। हम भी मज़ामत करते हैं जो खासकर शोहदा के मुजस्मे और बाकी चीज़ें जो थी जिनको गिराया गया, हटाया गया या तोड़ा गया, जज्बात में लोग कुछ गलत काम भी कर गए, लेकिन जज्बात उनको किसने उनके उबारे, ये वजह उनको किसने दी, ये शऊर था या जहालत थी, ये प्यार था, मोहब्बत थी या इश्क था, जो भी चीज़ें थी उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर 25 मई के दिन जो है आज से चंद रोज़ के बाद अफवाज पाकिस्तान जो है वो एक खसूसी तकरीब का इनेकाद करेगी जिसमें शोहदा को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। उनकी बेहुरमती करने के हवाले से मज़ाहमत की जाएगी। मज़ाहमत के साथ साथ जो उनके फैमिलीज़ हैं, वर्सा हैं, उनको भी वहाँ पे यकीनन तकरीब के अंदर मदऊ किया जाएगा। एक नया दिन जो है 9 मई के वाक़े को वजह बना के यौम शोहदा मनाया जाएगा और उनकी याद में हो सकता है ये हर साल मनाया जाए। इस मौके के ऊपर जो आर्मी चीफ हैं सुनने में आया कि कोई बड़ा ऐलान करेंगे। वो ऐलान किस नौयत का होगा। फौजदारी मुकदमे चलाने की बात हो चुकी, मज़ीद फ़ौजी अदालतें जो थी वो कायम करने से, उनका क़याम अमल में लाने से वज़ीर दफ़ा ने इनकार कर दिया। लेकिन 25 मई को ये तकरीब जो होगी उसमें जो ख़िताब होगा वो बड़ा नफ़ा तुला होगा। उसके अंदर वो क्या कहेंगे, किसको पैगाम देंगे, किस हद तक के बयानात होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है जिस दिन यौम शोहदा मनाएंगे। आर्मी चीफ उस दिन कोई बड़ा ऐलान भी
کریں گے اور یہ متوقع بات ہے۔ عمران خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر زلفی بہاری لندن میں ہیں، ان کو کہا ہے کہ یہیں پہ ٹھہرو، پاکستان نہیں آنا، گرفتار ہو جاؤ گے۔ شہباز گل امریکہ میں ہیں، ان کو کہا ہے کہ آپ امریکہ میں ہی ٹھہرو، پاکستان آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہیں سے جو چیزیں ہیں وہ کرو۔ پاکستان کے اندر جو کارکنان ہیں ان کو ہدایت دی ہے کہ اپنے آپ کو گرفتار ہونے سے بچاؤ، بلا وجہ اور بے وجہ جو ہے کسی بھی ظلم کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور اپنی حفاظت خود کریں۔ میں تو آپ کی آواز اٹھاتا ہوں، ساری چیزیں کرتا ہوں، کل تو میں عدالت میں بھی جاؤں گا۔ ظاہر ہے ان کو وہاں پہ گرفتاری کا خدشہ ہے، وہاں پہ کارکنوں کی تعداد جمع نہیں ہو سکے گی، لیکن پھر سے اسی چیز کو وجہ بنا کے آپ کو بتا دوں کہ کل عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی احکامات نہیں ہیں اور اب تک کی یہ کنفرمیشن ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس پاکستان کے اندر کبھی بھی کسی کا بھی دماغ گھوم سکتا ہے، شاید کسی کی نیند پوری نہ ہو، شاید کسی کو غصہ ہو تو وہاں پہ گرفتاری ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس وقت تک گرفتاری کا کوئی ایسا منصوبہ پلان نہیں ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے، ڈر ہے، خوف ہے اور کسی اور بڑے طوفان سے بچنے کے لیے کوشش ہے کہ ایسا عمل نہ کیا جائے، چونکہ گرفتاری تو تب ہوگی جب انسان ملزم سے مجرم بنے گا، ورنہ یہ نیب نواز شریف کو پکڑ لے، شہباز شریف کو پکڑ لے یا عمران خان ہوں یا آصف علی زرداری ہوں، غلط ہے۔ جب تک ٹرائل نہیں ہوتا، عدالتیں سزا نہیں سناتی، کسی کی کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو بھی گرفتار کر کے وہاں پہ بلا وجہ رکھے، ان کو اذیت دے، ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھے، عدالت میں لے کے آئیں تو سر کے اوپر کالا کپڑا ڈال دیں، ان کو بھوکا رکھیں، کسی کو ننگا کیا جائے، کسی کی گندی ویڈیو ریلیز کی جائیں، اس وقت ضرور سزا دیں جب عدالتیں ان کو مجرم قرار دے دیں۔ اور یاد رکھیے، جب عدالتیں فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا کریں، ان کو پھانسی پہ لٹکائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک میں انصاف ہوتا ہے، چاہے جھوٹا ہی صحیح، لیکن یہ اس سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیں، آپ ان کو 5 سالوں کے لیے جیل میں ڈالیں، پھر آپ ان کو بیماری کے بہانہ بنا کے لندن بھیج دیں، پھر وہ ملزم سے مجرم بننے کے بعد بھی پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہوں، سرکاری ٹیلی ویژن کے اوپر۔ یہ دنیا کا کون سا معیار ہے؟ پھر کہتا ہوں کہ جب ان کو پکڑنا ہے اس وقت پکڑیں جب یہ مجرم بن جائیں، سزا ہو جائے، پھر جب ہو جائے سزا تو پھر چھوڑیے گا مت ان کو، چونکہ آپ بدنام ہوں گے، لوگوں کا آپ سے اعتبار اٹھے گا، تمام ادارے ایکسپوز ہوں گے۔ جب کام کرنا ہے تو پکا کام کیجئے، یہ کھلواڑ نہیں کیجئے۔ کسی کو کوئی نہیں سزا ہوئی آج تک۔ یہ نلکا چوری کرنے کا، ٹوٹی چوری کرنے کا الزام فواد چودھری پہ لگا دیا، 150 FIR عمران خان پہ کاٹ گئے، ان میں سے کوئی اگر ایک ٹھیک بھی ہوئی تو باقی اس کے اوپر پانی پھیر دیتی ہیں، ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ 1-2 FIR، 3-4 FIR، 10 کاٹ لیں، لیکن یہ کھلواڑ نہیں کریں گے۔ پورے پاکستان میں FIR کاٹی ہیں، عمران ریاض کو زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، کہاں پہ چلا گیا، اور کتنے صحافیوں، کرائم رپورٹر جو ہے وہ سرفراز کو آپ نے پکڑا، کتنے لوگوں کو سیک کر دیا۔ ایک بول والے ہیں، آکاش کی آگوش کیا نام ہے ان کا، وہ 2 مہینے سے لاپتہ ہیں، روزانہ بول ٹی وی کی سکرین کے اوپر ڈیز لکھے جاتے ہیں، اتنے دن سے لاپتہ ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ یہ ریاست ہے، یہ ماں جیسی ہوتی ہے، اس میں آئین ہوتا ہے، اس میں قانون ہوتا ہے، اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، اس میں محافظ ہوتے ہیں، لیکن اپنی ریاست میں اپنی ماں جو ہے اپنے بدوں کو نگل گئی بے رحمی کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیے کہ کشمیر میں بلاول بھٹو صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، میں ایز اے کشمیری ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مگر کشمیر میں تو آپ نے لیکچر دیا، اچھا کیا آپ نے، جو ہماری اسمبلی ہے اس سے خطاب کیا، لیکن سندھ کے اندر تو کرپشن ہے۔ آپ آزاد کشمیر میں لیکچر دے رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے ظلم کے اوپر بات کر رہے ہیں، بات آپ آزادی کی کر رہے ہیں، لیکن سندھ کے اندر کرپشن کس طرح کی ہے، آزادی ہے کوئی نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ وہاں پہ ایک تو لوگوں کو خرید رہے ہیں، دوسرا ان کو اغوا کر رہے ہیں، اور کس کو جو قوم کے نمائندے ہیں جو ووٹ لے کے آئیں بلدیاتی انتخابات کے اندر، اپنا ایک میئر بنانے کے لیے آپ ساری حدیں پار کر کے، اور کراچی کے لوگ نہ پہلے آپ کو پسند کرتے تھے نہ آج پسند کرتے ہیں، آپ نے کراچی کے لوگوں کو نوکریاں نہیں دی، آپ نے سندھ کے لوگوں کو کراچی میں بھرتی کیا، اور جس کو جس نوکری پہ لگایا اس کے باقول ہم نے خود سنا، ہماری کانوں نے سنا، ہماری آنکھوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں یار مجھے تو یہاں سے بٹھا کے ادھر لگا دیا، میں 20ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، لیکن مجھے پتہ کوئی نہیں ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں، اور سارا کچھ آپ سندھ کی طرف سے کھیلتے ہیں لوگوں کو۔ آج تک وہاں پہ مسائل ہی مسائل ہیں، پانی صاف پینے کو نہیں مل رہا، اور آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی کے پاس 85 سیٹیں ہیں، پی ٹی آئی کے پاس 43 سیٹیں ہیں۔ اب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو کمبائن کریں تو 128 سیٹیں بنتی ہیں، اور
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ 93 सीटें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम मेयर बना लें। मुझे बताएं, ये 85 वाले और 43 वाले तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इत्तेहाद करके हाफिज नईम साहब बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, वो मेयर बनना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाना चाहती है। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग वहाँ गए वोट देने के लिए, ये जो बने थे वहाँ से इलेक्ट हुए थे वोटों से, उनको अगवा कर लिया गया। कुछ को ये 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं हमारे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक, उनको कहते हैं 5 करोड़ रुपया लो, क्या एक वोट दोगे, चले जाओ यूरोप में कहीं मिडिल ईस्ट के अंदर अय्याशी करो 4-5 साल, फिर इलेक्शन होगा तो देखा जाएगा। ये जमहूरियत है, ये जुल्म कम है। और फिर आप कहते हैं आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर कि भारत जो है वो कश्मीरियों को इंसाफ दिलाए, वहाँ पे G20 क्यों हो रही है? आप किस मुंह से भारत को कह सकते हैं, या मैं किस मुंह से उसके मसले के ऊपर बात करूं? वो तो लोग यहाँ अंग्रेज़ MP से बात करें तो वो कहता है कि भाई आप मुझे कहते हो मैं मकबूजा कश्मीर के ऊपर बात करूं, इंसानी हकूक़ की जो है वो वायलेशन हो रही है। आपके तो अपने पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है, उनको इधर अपने साथ ला के उनके ऊपर भी आपने जुल्म करना है, ये हद है। ये सही वाक़या बरतानिया के एक अंग्रेज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वाक़या बता रहा हूँ, जो गुज़श्ता रोज़ का वाक़या है। तो आप देखिए कि 128 वाले PTI और जमात इस्लामी मेयर नहीं बना सकती, और 93 वाले पीपल्स पार्टी वाले अपना मेयर बनाएंगे। कुछ भी हो जाए, हम पैसे लगा देंगे, अरबों रुपए खर्च कर देंगे, इनको अगवा कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, लेकिन किसी और को मेयर नहीं बनाने देंगे। ये जमहूरियत है, ये मजाक है। ये अवाम है जिनके वोट की आप कदर करते हैं, ये वोट की इज्जत है। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म तो हो नहीं सकता कि एक तरफ आप इंसाफ की बात करते हैं और फिर आपके सिंध के अंदर ही करप्शन, अगवा और जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या हैसियत है आप लोगों की? इन बातों की कोई हैसियत नहीं है। फिर आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब को आसिम मुनीर साहब ने क्या पैगाम दिया आर्मी चीफ ने, और आर्मी चीफ की तरफ से वजाहत क्यों देना पड़ी। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया था इंटरनेशनल टेलीविज़न को, जिसमें होस्ट जो थे उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आपने बतौर DG ISI मौजूदा आर्मी चीफ को उस वक्त जब उन्होंने आपके ऊपर करप्शन के हवाले से चीज़ें दिखाई, आपकी जो आलिया थी बुशरा बीबी, तो आपने उनको फारिग कर दिया था, तो क्या ये दुरुस्त है? तो उसके ऊपर इमरान खान ने कहा था कि कोई करप्शन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं थी, वो आर्मी का अंदर का अपना मामला था, वो एक प्रोसीजर था जिसके तहत हमने उनको फारिग किया था। अब इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को ज़ाहिर आर्मी चीफ ने बताया होगा और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने वजाहत दी है और ये कहा है कि बुशरा बीबी के ऊपर करप्शन के हवाले से चीज़ें थी, वो जो हीरों का हार था, ये जो अलकादर ट्रस्ट के हवाले से जो पैसे थे, शायद इसकी भी कोई कहानी थी, कुछ तोहफे ताइफ फरा गोगी के ज़रिए जो थे वो दिए जा रहे थे, कुछ खावर मानिका साहब इसके अंदर शामिल थे, तो उस वजह से उन्होंने शिकायत की थी DG ISI ने उस वक्त के आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब से, जिसके बाद वो फारिग हुए थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये जो पार्लियामेंट के अंदर आज वजाहत किया, ये एक्चुअली इमरान खान साहब की उस बयान के ऊपर जो इंटरनेशनल TV चैनल के सवाल के जवाब उन्होंने दिया था, उसका जवाब आसिम मुनीर साहब के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब ने आज पार्लियामेंट में दिया है। तो ये सारी किस्सा कहानी थी। शेख रशीद कहाँ हैं, फलां लोग कहाँ हैं, उनके ऊपर भी कल के पहले एपिसोड में हम तफसीली बात करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।